हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैशिफाई। तो आज की डेट में मेरे को एंड्रॉइड इकोसिस्टम यूज करते हुए कम से कम 7 साल हो गए हैं। एंड मेरे दोस्त मेरे को बोलते हैं कि मैं एंड्रॉइड का बहुत बड़ा फैन बॉय हूँ एंड मेरे को आईफोन यूज करना चाहिए। पर अगर मैं आप लोगों से सच बोलूँ तो एक्चुअली में ये सीन नहीं है। सच ये है कि मेरे को एंड्रॉइड के साथ खेलने में काफ़ी मज़ा आता है, स्पेशली जब आप यंग होते हो तो आपको कस्टम रोम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना, डिफरेंट लॉन्चेस ट्राई आउट करना, नए नए आइकन पैक्स ट्राई आउट करना, इस सब में काफ़ी मज़ा आता है। और दूसरा रीज़न ये है कि मैं मल्टीपल एंड्रॉइड के बजट स्मार्टफोन्स खरीदता था, जैसे कि सैमसंग का, Xiaomi का, Asus का, और इनको यूज़ करके इनका रिव्यू करता था और फिर इनको बेच देता था। तो इन सब के बीच में मेरे को कोई टाइम ही नहीं मिला कि मैं कभी भी एक आईफोन को ट्राई आउट कर सकूं। और उस टाइम पे आईफोन काफ़ी एक्सपेंसिव भी होते थे। पर आज की डेट में इतने सारे आईफोन के ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैंने फाइनली सोचा क्यों ना मैं अपनी सिम कार्ड एक आईफोन में डाल के उसको एज माई डेली ड्राइवर यूज़ करूँ और देखूँ क्या एक्सपीरियंस रहता है। तो मेरे को ये आईफोन XS यूज़ करते हुए 1 महीना हो गया है एंड इस वीडियो में मैं ये शेयर करूँगा कि मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन कंपैरिजन टू एंड्रॉयड। तो अगर आप लोग एक एंड्रॉइड स्मार्टफोन से दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन पे स्विच करते हैं, जैसे कि सैमसंग के बाद Xiaomi का स्मार्टफोन ट्राई करते हैं, तो उसमें भी एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगता है। एंड यहाँ पे तो हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम छोड़ के दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई आउट कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को भी आईफोन के साथ थोड़ा बहुत टाइम लगा एडजस्ट होने में। फिलहाल मेरे आईफोन में लेटेस्ट iOS 14 का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले इशू जो कि मैंने आईफोन में फेस किया वो ये था कि इसके अंदर कोई भी बैक बटन प्रेजेंट नहीं है। अब गाइस डोंट गेट मी रॉन्ग, आईफोन के गेस्चर्स काफ़ी अमेजिंग है। इनफैक्ट कभी कभार तो मैं ऐसे ही ऐप्स के बीच में स्विच करता रहता हूँ या बार बार होम स्क्रीन पे जाता रहता हूँ, क्योंकि जो एनिमेशंस है वो काफ़ी स्मूथ है। इनफैक्ट आईफोन के जो गेस्चर्स हैं वो किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन से ज़्यादा ऑप्टिमाइज है। लेकिन जो एक चीज़ मिसिंग है वो ये है कि बैक बटन की ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी बेकार है। कोई ऐप्स में आप सिंपली स्वाइप करके बैक जा सकते हैं, बट कुछ ऐप्स में कभी कभार ऐसा होता था कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंस जाता था कि कोई भी बैक जाने का ऑप्शन नहीं है एंड मैं सिर्फ आगे ही जा सकता हूँ। एंड अगर मेरे को बैक जाना है तो मेरे को ऐप कंप्लीटली बंद करके फिर से स्टार्ट करनी पड़ती थी। और हाँ, आईफोन के अंदर ये जो वॉल्यूम कीज़ है, इससे अगर आप वॉल्यूम एडजस्ट करें तो सिर्फ एक रिंगर वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। वेयर एज एंड्रॉइड के अंदर आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कोई भी वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। और सबसे घटिया बात जो कि मेरे को आईफोन स्पेशली iOS 14 में लगी वो ये थी कि इसके अंदर जो क्लॉक ऐप है वो काफ़ी घटिया है। अगर आप लोग ये ऐप यूज़ करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि इस ऐप के अंदर आप देख सकते हैं कितने छोटे नंबर्स दे रखे हैं एंड इनको सेलेक्ट करके टाइम एडजस्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। और ये नहीं, जब आप लोग अलार्म भी सेट कर ले तो ये भी नहीं बताता कि आपके अलार्म में कितना टाइम बचा है। एंड अगर ये काफ़ी नहीं था, एप्पल ने क्विक टॉगल्स को काफ़ी बेकार बना दिया है। अगर हम क्विक टॉगल से वाईफाई को बंद भी करें तो वो एक्चुअली में बंद नहीं होता, वो सिर्फ एक दिन के लिए रेस्ट मोड पे चल जाता है। तो इसका क्या फ़ायदा हुआ? और अभी तक एप्पल की काफ़ी जगहों पे मल्टीपल सिलेक्शन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये जो छोटे मोटे इश्यूज है ना, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस को काफ़ी कम्बरसम बना देते हैं। आईफोन्स आर मेंट टू बी यूज इजीली एंड इनके कारण मेरे को 2 से 3 एक्स्ट्रा स्टेप्स लेने पड़ते थे इन सारी चीज़ों में। ओके, काफ़ी बुराई कर ली iOS एंड आईफोन की। अब आते हैं इस फोन के अच्छे पार्ट पे। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोज हैं एज कम्पेयर टू द कॉन्स। तो सबसे पहले विदाउट एनी डाउट iOS काफ़ी ज़्यादा पॉलिश है एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड। ऑल्दो iOS काफ़ी कम एक्सपेरिमेंटल है, जैसे कि आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे घंटे बिता सकते हैं कस्टम लॉन्चेस डालने में, डिफरेंट आइकन पैक्स ट्राई आउट करने में। बट अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो एंड्रॉयड पे भी मैं ये सब करके 1-2 महीने के बाद बोर हो जाता था एंड उसके बाद जैसा कि मेरे को स्टॉक फ़ोन मिला था मैं उसको वैसा ही यूज़ करता था। एंड जब से मैंने आईफोन XS यूज़ करना स्टार्ट किया तो मैंने रियलाइज़ किया कस्टमाइजेशन कोई ऐसी चीज़ ही नहीं थी जो मैं मिस कर रहा हूँ। और iOS में आपको बस सब कुछ सामने मिल जाता है एंड इट जस्ट वर्क्स। अब आज की डेट में स्मार्टफोन है ही क्या, इट्स अ पोर्टल टू यूज़ डिफरेंट ऐप्स। एंड iOS के अंदर जो ऐप्स होती है वो ज़्यादा ऑप्टिमाइज होती है, क्योंकि डेवलपर्स को थाउजेंड्स ऑफ एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स की तरह इसके अंदर ऐप्स ऑप्टिमाइज नहीं करनी पड़ती। वेयर एज एंड्रॉयड के अंदर वो वाला सिनेरियो रहता है कि वन साइज फिट्स ऑल। लेकिन एंड्रॉयड पे आपको iOS से ज़्यादा ऐप्स मिल जाती है एंड काफ़ी सारी ऐप्स आपको फ्री में भी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर देती है, जिसके लिए आपको iOS पे पे करना पड़ता है। जैसे कि iOS पे ज़्यादातर अगर आप वॉलपेपर ऐप्स भी देखेंगे तो इवन उसके लिए भी आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो इस पॉइंट में मेरे को लगता है कि एंड्रॉयड बेटर है, क्योंकि यहाँ पे पावर आपके हाथ में है कि या तो आप एक फ्री ऐप यूज़ करना चाहते हैं या फिर थोड़े से पैसे पे करके एक बेटर ऐप यूज़ करना चाहते हैं। लेकिन iOS की सबसे बढ़िया बात यह है कि आप उस पर सारी गूगल की ऐप्स यूज़ कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट आपको जो एंड्रॉयड वाला एक्सपीरियंस है वो भी iOS पे मिल जाता है। लेकिन एंड्रॉयड पे आप iOS वाला एक्सपीरियंस नहीं ले सकते,
क्योंकि जो एप्पल की ऑफिशियल ऐप है जैसे कि आई मूवी जो कि एक सबसे बेस्ट ऐप है स्मार्टफोन पे वीडियो एडिट करने के लिए, एंड जैसे कि एप्पल वॉच की ऐप जिसके साथ आप एप्पल वॉच यूज कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के साथ, वो सब एंड्रॉइड पे अवेलेबल नहीं है। अब अगर गेमिंग की बात करें तो मेरे को एक ऐसी चीज मिली जिसके कारण एप्पल से मैं काफी अमेज हो गया, एंड उसका नाम है एप्पल आर्केड। एप्पल आर्केड एक वीडियो गेम सब्सक्रिप्शन है जिससे कि आपको टन्स ऑफ वीडियो गेम्स मिल जाती है अक्रॉस ऑल योर एप्पल डिवाइसेस। अब अगर आईफोन की ही बात करें तो इसके अंदर भी आपको काफी हाई क्वालिटी गेम्स मिल जाती है जो कि कंसोल से कंपेयर की जा सकती है, और एप्पल प्लान कर रहा है और भी बहुत सारी ऐसी गेम्स को ऐड करना। अब ये बिल्कुल एक दिमाग फाड़ देने वाली चीज है क्योंकि मैं हमेशा से बहुत बड़ा एंड्रॉइड का फैन रहा हूँ गेमिंग के लिए, बट आज की डेट में ये जो ज़्यादा हाई क्वालिटी गेम्स एप्पल पे अवेलेबल है इसको देख के मेरा बिल्कुल मन कर पड़ा है कि मैं एप्पल का डिवाइस यूज़ करूँ फॉर गेमिंग। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि आईफोन में काफ़ी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिसिंग है, बट iOS 14 के साथ आपको कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि आप विजेट्स लगा सकते हैं, ऐप्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पर ये फिर भी एंड्रॉइड के काफ़ी पास नहीं है। जैसे कि आप कोई भी ऐप को अगर चाहें तो उसको कहीं पे प्लेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं iOS 14 के कस्टमाइजेशन के साथ काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। स्पेशली इसके अंदर ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है कि आप एक पेज को कम्प्लीटली हाइड कर सकते हैं, एंड जब आप चाहे तो आप उसको एग्जैक्ट सेटिंग्स के साथ वापस ला सकते हैं। ये काफ़ी एक अच्छा फीचर है। तो लेट्स से कोई ऐसी ऐप्स हैं जो आप वीकडेज पे यूज़ करते हैं एंड वीकेंड्स पे नहीं यूज़ करना चाहते, तो उसको एक पेज पे रख के उस पेज को वीकेंड पे हाइड कर सकते हैं एंड वीकडे पे वापस ला सकते हैं। और iOS 14 में डार्क मोड भी एंड्रॉइड के कंपैरिजन से काफ़ी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है, क्योंकि इसके अंदर सारी ऐप्स इसको ईजिली अडेप्ट कर लेती है, वेयर एज एंड्रॉइड में आज भी कुछ ऐप में ये प्रॉपरली ऑप्टिमाइज नहीं है। नोटिफिकेशंस iOS 14 में अभी भी इतने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज नहीं है, एंड मेरे को लगता है एप्पल यहाँ पे एंड्रॉइड से इंस्पिरेशन ले सकता है। ओह, अब बात करते हैं फेस आईडी की। टू बी ऑनेस्ट मैं फेस आईडी की काफ़ी तारीफ करने वाला था, क्योंकि ये काफ़ी फास्ट है, एक डार्क रूम में भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, काफ़ी कन्वीनियंट है। इसके होते आपको टच आईडी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती, पर इसके अंदर मेरे को एक इतना बड़ा फ्लो मिला कि उसके बाद मैं कभी भी फेस आईडी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता। एंड गाइस, जो फ्लो मैं आपको बताने वाला हूँ फेस आईडी के बारे में, वो फ्लो सुन के आपका भी शायद से ट्रस्ट हट जाए फेस आईडी के बारे में। एंड वो फ्लो ये है कि जो मैं अपना फेस आईडी के लिए यूज़ कर रहा था आईफोन पे, वो फेस आईडी मेरे भाई के फेस को भी रिकॉग्नाइज कर लेता है। एंड गाइस, आप देख सकते हैं मैं और मेरा भाई कहीं से भी ट्विंस नहीं है, ऑल्दो हमारे अंदर कुछ सिमिलर फेशियल फीचर्स है, पर ये फिर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। अब मैंने इसके बारे में काफ़ी रिसर्च भी की एंड मेरे को पता लगा इसके पीछे ये रीज़न है कि फेस आईडी मशीन लर्निंग को यूज़ करता है। तो मशीन लर्निंग में होता क्या है कि जैसे कि लेट्स से आप अपने फेस पे बहुत ज़्यादा बियर्ड को कट करते हैं, तो वो एकदम से आपके फेस को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो आपको बार बार पासकोड डालने के लिए पूछेगा, और वो चेक करेगा पासकोड डालने के बाद कि आपके फेशियल फीचर्स आपके पुराने वाले फेस जो रजिस्टर हो रखा है उसके साथ मैच करता है या नहीं। एंड आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक फेस आईडी सेव होने से वो मेरे लिए भी और मेरे भाई के लिए भी काम कर रहा है। अब ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी फ्लो है, एंड आई फील लाइक एप्पल शुड रियली वर्क ऑन दिस। बट क्या बता, मेरे ख्याल से आईफोन 12 पे ये बेटर हो चुका हो, बट 10s में आप देख सकते हैं इट कम्प्लीटली फेल्स। वेल, मान लिया फेस आईडी मेरे लिए फेल हो गया, पर अब बात करते हैं प्रिवेसी के बारे में, एंड iOS 14 इसके लिए काफ़ी वेल नोन है। iOS 14 इस बात का भी ध्यान रखता है कि ऐप्स को आपकी फ़ोन गैलरी का एक्सेस नहीं मिल जाए। आप चाहे तो आप चूज कर सकते हैं कि कौन सी फोटोज उन ऐप्स को दिखे। एंड जब बात आती है लोकेशन शेयरिंग की, तो इसके अंदर आपको एक अमेजिंग ऑप्शन मिलता है कि ऐप्स के अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि उसकी लोकेशन आपको अलाउ इट वंस या फिर ओनली अलाउ इट व्हाइल यूजिंग द ऐप। इसका मतलब ये है कि बैकग्राउंड में कोई भी ऐप आपकी लोकेशन ट्रैक नहीं करेगी। अब ये तो मैंने आपको iOS 14 में मेन वाले फीचर्स बता दिए व्हेन इट कम्स टू प्रिवेसी। तो एंड्रॉइड में भी हम होप कर सकते हैं कि ऐसे फीचर्स मिल जाए, पर आज की डेट में iOS 14 इज वे मोर सिक्योर देन एंड्रॉइड। तो ये थे मेरे ओवरऑल थॉट्स आफ्टर यूजिंग द आईफोन फॉर अ मंथ। अब एंड्रॉइड यूजर होते हुए मेरे को बोलने में काफ़ी बुरा लग रहा है, पर मेरे को आईफोन यूज़ करके काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन हम ये फैक्ट को अनसी नहीं कर सकते कि जो चीपेस्ट आईफोन भी इंडिया में आता है वो 30 से 35 हज़ार रुपये से स्टार्ट होता है। तो काफ़ी लोगों के लिए इतने सारे पैसे स्पेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता, स्पेशली अगर आपको स्मार्टफोन सिर्फ कॉलिंग के लिए और इंस्टाग्राम के लिए यूज़ करना है। लेकिन जब बात आती है 30 से 50 हज़ार की, तो आपको आईफोन के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर उसी के साथ एंड्रॉइड में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है। जैसे कि मेरे को वीडियो शूट करना बहुत पसंद है, एंड सोनी का जो नया फ़ोन आया है Xperia 5 II, उसके अंदर आपको काफ़ी अमेजिंग फीचर मिल जाते हैं वीडियोज़ के लिए। बिल्कुल मैनुअल कंट्रोल मिल जाता है एक कैमरे की तरह,
एंड मेरे को डिजाइन भी एक्सपीरिया का सबसे बेस्ट लगता है। LG ने भी एक रिसेंटली स्मार्टफोन लॉन्च किया है जिसके अंदर 2 डिस्प्ले आते हैं एंड एक डिस्प्ले को आप 180 डिग्री घुमा सकते हैं। अब आप लोगों को ये सारे बेफालतू के फीचर्स लग रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए गैजेट्स आर टॉयज और हम लोगों को ऐसी चीज़ों के साथ खेल के काफ़ी मज़ा आता है। तो इस सेक्शन में एंड्रॉइड के अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जो बिना किसी टेंशन के लिए 2 से 3 साल के लिए लास्ट कर जाए, आपको सब कुछ टॉप ऑफ द क्लास दे दे, आपको रेगुलर अपडेट्स मिले, तो उसमें आईफोन इज द बेस्ट। एक्चुअली में हो क्या रहा है, जो हाई एंड मार्केट है ना, उसके अंदर काफ़ी कंपनीज एंड्रॉइड के अंदर बहुत सारे फीचर्स डाल के दे रही है, जैसे कि हाई रिफ्रेश रेट, फास्ट चार्जिंग, ये सब वगैरह वगैरह, लेकिन वो बेसिक सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन पे मिस आउट कर जाते हैं। उनके यूजर इंटरफेस को यूज करके वैसा मजा नहीं आता जो कि iOS को यूज करके आता है डे टू डे यूज के लिए। मेरे को लगता है गूगल अगर अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली यूज करे तो देन दे कैन मेक अ फोन बेटर देन एन आईफोन इन द हाई एंड क्लास। फाइनली मैं यही कहूंगा कि एंड्रॉइड एंड iOS दोनों बहुत अच्छे हैं, दोनों में काफी डिस्टिंक्ट फीचर्स है एंड इसलिए ये दोनों एक दूसरे में काफी यूनिक है। आईफोन एक काफी ब्यूटीफुल स्टेबल पीस ऑफ हार्डवेयर है एट द एक्सपेंस ऑफ यूजर फीचर्स एंड प्राइस, और दूसरी तरफ एंड्रॉइड एक पावरफुल और इनोवेटिव डिवाइस है लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ स्टेबिलिटी। एंड गाइस मैं आपको सच बोलूंगा, अगर आप iOS यूज करके बोर हो गए ना तो आपको एंड्रॉइड को एक ट्राई देना चाहिए एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको एंड्रॉइड काफी पसंद आएगा। और हाँ, याद रखे, आप नया फोन कहीं से भी ले पर पुराना भेजे सिर्फ कैशिफाई पर। तो ये थे मेरे थॉट्स आफ्टर यूजिंग द आईफोन फॉर अ मंथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू कैशिफाई। माय नेम इज साहिल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।